अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तारीख 15 फरवरी और दिन रविवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल हुई और वो हलचल थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना, सम्मिलित होना। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे या फिर वहां पर वो वरिष्ठ नेता बनकर रह जाएंगे या फिर पार्टी के भीतर मुस्लिम लीडरशिप में एक नई गुटबाजी को जन्म मिलेगा? क्या होगा और क्यों नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? क्या मुस्लिम समीकरण साधने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है या फिर इसके पीछे मसला कुछ और है? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर रहने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में बहुत ही जाने माने और चर्चित नेता हैं। 2017 तक वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे, लेकिन मायावती से उनकी अनबन के बाद वो चले गए कांग्रेस पार्टी में और 8 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे। फिर अचानक से उन्होंने एक दिन इस्तीफा दे दिया जनवरी माह में और ये अटकलें लगाई जाती थी कि शायद बहन जी के पास लौट जाएंगे या फिर कोई और ठिकाना खोजेंगे या असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएंगे। तमाम तरीके के चर्चाएं थीं, लेकिन रविवार के दिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में आने से क्या होगा? 3-4 सवाल हैं। ऐसा क्या कंट्रीब्यूट नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर पाएंगे जो समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त नहीं है? मसलन मुसलमानों का वोट आज भी उसका लायन शेयर 90% हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिलता है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसमें ऐड ऑन क्या करेंगे, वैल्यू ऐड क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 1। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास अगर और भी विकल्प थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्या समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए नसीमुद्दीन के लिए दरवाजे खोले हैं? ये जवाब हाँ भी हो सकता है। बिहार के नतीजों ने एक बार से बात स्पष्ट कर दी है कि जो यूथ मुस्लिम है उसके सोचने का तरीका अलग है। अब मुसलमान उस तरह से नहीं सोचता है जो 90 के दशक में और 2000 के दशक के पूर्वार्ध तक जो वो समझता था। मुसलमानों की आंखें अब खुल चुकी हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब पार्टी अपना हक और हुकूक के लिए किसी के पीछे चलना नहीं चाहते हैं, बल्कि एक नए विकल्प की तलाश में हैं। और शायद ये बात समाजवादी पार्टी को वक्त रहते समझ में आ गई, इसलिए उन सभी के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जो किसी वक्त उसका साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस चले गए थे। तो अगला सवाल आता है, तो नसीमुद्दीन इसमें क्या कर लेंगे? 8 साल तक कांग्रेस में रहे, वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए, खुद चुनाव लड़े, हारे भी, तो वो समाजवादी पार्टी को क्या देंगे? इसी सवाल का बहनों भाइयों जवाब तलाशना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम मतों के बिखराव को रोकने की समाजवादी पार्टी की यह बड़ी कोशिश है। मुस्लिम वोटों का बिखराव कैसे? उसके हिस्सेदार कई हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ठीक है, लाइन शेयर पाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बैठी है जिसको ये बात हमेशा चुभती है कि समाजवादी पार्टी उसके वोट बैंक की छाती पर बैठकर उसने छीना है। बहुजन समाज पार्टी, उसके पास भी एक वक्त तकरीबन 35% मुसलमान थे जब 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी। और असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक घात लगाए बैठे हैं कि कब ये दोनों चूक करें और मटकी उनके हिस्से आए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या इस बिखराव को रोकने में समाजवादी पार्टी की कोई सहायता कर पाएंगे या फिर वो एक वरिष्ठ नेता बनकर, एक ट्रॉफी बनकर समाजवादी पार्टी के भीतर रहेंगे और या फिर अन्य जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके कान खड़े होंगे और वो चौकन्ना होगी, क्योंकि दूसरा आजम खां समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर स्वीकारेंगे नहीं, वो भी इतनी आसानी से। और समाजवादी पार्टी के भीतर एक से बढ़कर एक जड़ीले मुस्लिम लीडर पहले से मौजूद हैं। तो उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या अपनी जगह बना पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बहुत बेहतर कुशल संगठन करता है, लेकिन क्या मुसलमान वोट रिझाने के लिए उनका चेहरा पर्याप्त है?
और क्या मुसलमान वोटों की ही सारी ये कवायद और लड़ाई है? आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर एक बेहतरीन डिबेट। आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम्मान के साथ साथ आपके साथियों का राजनीतिक सम्मान भी हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए हमें खुशी है कि आपके आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। 2027 में पीडीए की सरकार हम सब लोग पीडीए के लोग मिलकर के बनाएंगे। लगातार अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम लगातार करते हैं, पहले समय से करते रहे। कोई काम बताएं जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अपनी सरकार के अंदर करने का काम किया हो। अब आजम खान की जरूरत नहीं है, इसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो भी प्रदेश सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आजम खान के प्रति उनका विश्वास या भरोसा उन पर कम हुआ हो, तो इसलिए एक उनके रिप्लेसमेंट के रूप में नसीमुद्दीन को लेकर के आ रहे हो। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, फराज किदवई मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसएम अशरफ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, नावेद शिको सीनियर जर्नलिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। लेकिन डिबेट तो आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी से डायरेक्ट होगी, बिल्कुल, और वो खास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए लाइव इस वक्त मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद ब्रजेश जी। भाई मुझे तो बताया था कि डिबेट नहीं 1-to-1 बात करना नहीं, मैं सिर्फ आपसे 1-to-1 बात करूंगा, आप चिंता ना करें, आप और मैं ही रहेंगे और कोई नहीं होगा हमारे आपके साथ। मैं डिबेट में नहीं बैठता हूं क्योंकि मैं विवादित उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। असल बात पे होता क्या, सामने से अनर्गल आरोप लगते हैं और मैं हमेशा उससे बचता रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि आप स्क्रीन में सिर्फ मैं और आप हैं, अब आप बोल सकते हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जो और लोग स्क्रीन में मैं नहीं जानता हूँ। जी। अगर उल्टे सीधे आरोप लगते जिसका कोई आधार नहीं है तो मैं उससे आप फिक्र ना करें, स्क्रीन पर मैं और आप हैं सिर्फ। आपने मेरा सम्मान किया वीरेंद्र। चलिए, आपने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो हालात हैं देश के, फिरका प्रस्तावतें सर उठाए हुए हैं। कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम है, कहीं मंदिर मस्जिद है, कहीं किसी के नाम से है। और दूसरी तरफ क्या है कि आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा कि मेरठ में माँ बेटी के साथ क्या हुआ है, सीतापुर में अभी नाबालिग बेटी के साथ क्या हुआ, बहुत पहले और चले जाएंगे तो सोनभद्र और हाथरस, पिछड़ों पे आप आ जाएंगे तो पिछड़ों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों को तो कहने क्या, वो तो मॉब लिंचिंग में कभी भी दौड़ा करके मार दो, और उन्होंने अल्पसंख्यकों ने गाय पालना बंद कर दिया। अब इसके बाद नंबर लग गया शंकराचार्यों का, कोई नहीं बच रहा है। और जब ऐसी वारदातें होती हैं तो मुसलमानों के ऊपर जब हुआ या अल्पसंख्यकों के ऊपर हुआ, जो दूसरे अदर्स मुसलमान के अलावा और अल्पसंख्यक हैं, तो दूसरे लोग पर्दे से झांकते हैं कि भाई हमें क्या लेना देना है, इनके ऊपर हो रहा है। और जब दलितों के और पिछड़ों के ऊपर होता है तो मुसलमान कहते हैं कि हमें क्या लेना देना है। अब शंकराचार्य जी के ऊपर हो रहा है तो बोलते हैं अब हमें क्या लेना देना है। तो सीधी सी बात यह है, जो मैंने समाजवादी पार्टी में देखा कि वो सबको लेकर के चल रहे हैं। और पीडीए, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, पीडीए कह लें या बहुजन समाज कह लें, तो उसके हित में बराबर काम कर रही है। अब मेरा तो सिर्फ एक संदेश ये है कि जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, चिलमन से देख रहे हैं, पर्दे से देख रहे हैं, उर्दू में पर्दे को चिलमन कहते हैं, एक पिटता है दूसरा देखता है। तो मेरा तो संदेशा सीधा सा है कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन में न तुम झांको। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि आप चिलमन की ओट में कांग्रेस में रहकर, कांग्रेस में रहते हुए आप चिलमन की ओट से समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों देख रहे थे? क्योंकि जो कुछ भी आपने अभी कहा और जो मुद्दे आपने पेश किए, यही सब मुद्दे तो कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी क्यों? आप उसका कारण नहीं बता पाए। देखिए, मैं कारण कई बार बता चुका हूँ, कई चैनल में बता चुका हूँ और आपके चैनल में बता चुका हूँ। आप उठा के रिकॉर्ड देखेंगे, आ जाएगा कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी।
मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं, कांग्रेस के नेताओं से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो नेचर का मुझे काम करने की आदत है वो मैं माननीय राहुल गांधी जी से 4 बार मिल करके मैं गया था, और उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी और उस समय के प्रदेश के प्रभारी जनाब गुलाम नबी आज़ाद जी से साफ साफ कहा था कि भाई इनको उस हिसाब से काम करने दीजिए, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो काम ये वैसे ही काम करेंगे। लेकिन मैं देखता रहा कि कुछ दिन के बाद राज बब्बर जी हट गए, गुलाम नबी जी आज़ाद जी हट गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, चौथे आ गए। तो वो जो मेरी आदत है काम करने की कि गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में जा कर के रहना, उन्हीं के साथ रात बिताना, उन्हीं के जिसकी कोई घास फूस की छप्पर है और घास फूस की दीवार भी है, तो अगर वहाँ हमने उनके साथ खाना खाया और 200 रुपये उनका खर्च हुआ तो 2000 रुपये दे करके चले आए कि भाई गरीब आदमी मजदूरी करता है जी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सिद्दीकी खा ले साहब, रहे हैं, पिछली इसका बार मतलब आप ये क्या किसकी खाएगा? झोपड़ी में और कहाँ तो पर इस रुके थे? तरीके से काम करने के कहाँ क्या करें? आप पिछली बार किसकी झोपड़ी में और कहाँ रुके थे? सॉरी, अब मैं लिस्ट लेके तो नहीं बैठा हूँ, वो काफ़ी समय पहले की बात है। कांग्रेस में वो सब नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने बता करके जी 1 महीना 13 दिन पहले बता करके कि अगर मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं होता तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं कोई फैसला लूँगा। और मैंने कांग्रेस जी, छोड़ दी जैसा 14 आपने कहा जनवरी कि को, कांग्रेस ने 14 आपको जनवरी को। जॉबलेस कर दिया था, आपको काम नहीं दे रहे थे, लेकिन आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कीमत पर आप अखिलेश यादव के पास आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसको अच्छा नहीं माना है। आपको डर नहीं है इस बात का? मुझे एक आदमी बताइए कांग्रेस पार्टी के किसी ने क्या कोई मेरे खिलाफ बयान दिया अगर अच्छा नहीं माना? नहीं, किसी ने आपका कोई स्वागत छोटा भी बड़ा नहीं किया। नेता बता दीजिए। किसी ने आपका स्वागत भी नहीं किया। इसकी गहराई में आप पहुंचिए कि क्यों नहीं दिया। किसी ने आपका नहीं, स्वागत भी नहीं नहीं स्वागत करना ना करना होता यह है कि जब नेता या कोई कार्यकर्ता छोड़ता है पार्टी तो उसके खिलाफ, जिस पार्टी को छोड़ते हैं लोग, तो वो उसके खिलाफ तमाम लोग बयान देते हैं। एक बयान बताइए। आप कुछ खफा बैठे हैं आज, कोई बात है? स्वागत कोई कोई ऐसी क्यों करेगा? चीज जिसका आपको अफसोस हो रहा हो? अफसोस? अरे कमाल हो गया, अफसोस क्यों हो रहा है? किस बात का अफसोस? मुझे तो खुशी है क्या है, मैं बहुजन समाज या पीडीए कुछ भी कहें उसके साथ काम करके, और 2027 में हम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। उन्हीं अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी आपने राजनीतिक जंग लड़ी। कोई अपशब्द बताइए जो मैंने कहा वो अखिलेश यादव जी को। सर, विचारधारा की बात होती है, शब्दों कहना की तो नहीं। आसान है कि उनके खिलाफ। देखिए विचारधारा मेरे भाई की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। विचारधारा अलग है, मेरे बेटे की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान मैं सबका करता हूं। जी, मैंने पहले कहा है, लोगों ने कहा बहन जी बुलाएंगी, जी जाऊंगा। उन्होंने कहा बसपा में जाएंगे, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। बोले अमित शाह जी बुलाएंगे, मैं कहा जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। विचारधारा अलग चीज़ है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं कोई खफा नहीं हूँ, और अगर मेरे चेहरे से लग रहा है तो आई एम वेरी सॉरी। अरे आप माशाल्लाह बड़े हैंडसम आदमी हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बुलाया गया कि आप खुद से गए? आपकी लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। माचिस की तीली किसने जलाई सर? उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे। तीली किसने जलाई सर? जी, माचिस की तीली किसने जलाई? ऐसा मुझे लगता है, अब मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, अब माचिस की तीली का मतलब आग लगाना है, मैं उसका जवाब देता हूँ कि ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। मैं ये अखिलेश जी के लिए बोल रहा हूँ कि आग बुझाएंगे। किसको आग लगानी आप जानते हैं। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा है। माचिस की तीली लगाने वाला काम ना मेरा है, ना अखिलेश यादव जी का है, ना समाजवादी पार्टी का है। अभी तो आप कांग्रेस में तीली लगा कर आए हैं सर।
मैं तीली लगाया होता तो किसी नेता का विरोध करता, किसी को बुरा कहता। मैंने तो कहा मैं सबका सम्मान करता हूं जितने कांग्रेस के नेता, और आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूं। तो ये तीली लगाना अगर ये है जी सम्मान करना, तो मैंने तीली लगाई। सर, 8 साल कांग्रेस ने आपको पलकों पे बिठा के रखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, चुनाव लड़वाया, इतना सम्मान दिया गांधी फैमिली ने, अंत में आप सर छोड़कर चले गए। क्या खता हो गई कांग्रेस से? अभी अंत कहाँ हुआ है? अभी अंत कहाँ हुआ है? मैंने कहाँ कहा कांग्रेस की खता के सवाल ही नहीं पैदा होता। आप तमगा दे दें, कुछ भी दे दें, और इसके बाद ये हो जाए कुछ लोग वहाँ ऐसे बैठे हैं, ना तो प्रियंका जी गलत है, ना तो राहुल जी गलत है, ना खड़गे जी गलत है, लेकिन कोई एक ऐसी टीम होती है जो बैठी होती है, सिद्दीकी जी आप प्रांतीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन पोलिंग बूथ कमेटी मत बनाना, संविधान बचाओ संकल्प सभा मत करना, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। तो मैं गया कहे के लिए था? तो क्या कांग्रेस में कोई ऐसी भी टीम और ऐसी भी आप कमेटी सबको है दे दें जो और कह दें, जनाधार वाले खबरदार, नेताओं को हिलना काम नहीं नहीं। करने देना चाहती? अब छोड़िए, पुरानी बात हो गई, कमेटी नहीं है, लोग हैं, अब छोड़िए, वो पुरानी बात हो गई, उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं। अब मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं, कांग्रेस के नेताओं से कोई शिकायत नहीं। तो अखिलेश यादव के साथ तो पहले से मुसलमान हैं, मैं जानना चाहता हूं सिद्दीकी साहब उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? ये दिल में हाथ रख के बताइए, क्या मैं सिर्फ मुसलमानों के साथ मैंने काम किया है? आप मेरे दोस्त हैं, मुसलमान थे, आप मेरे जिसमें दोस्त हैं और मैं काम आपका कर बड़ा रहा था। सम्मान करता क्या हूं। उसके अलावा कहीं काम नहीं किया? आप मेरे भाई हैं ब्रजेश जी, मैं दिल से बात कर रहा हूं। आप हैं वीरेंद्र जी, हैं मेरे भाई हैं, और कहीं आजमा लीजिएगा। अरे आप उसी से आजमाए हुए बात कर दोस्त रहा हूं हैं, मैं। बस कांग्रेस नहीं आजमा पाई। मैंने तो आजमा लिया आपको। अब इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाई एक चीज मैं याद दिला दूं कि आपको मालूम होगा, जो मैं शुरू में पहली पार्टी में था तो 42 भाईचारा बनाए गए थे। उसमें ब्राह्मण भाईचारा, क्षत्रिय भाईचारा, वैश्य भाईचारा, कुर्मी भाईचारा, यादव भाईचारा, भुर्जी भाईचारा, कायस्थ भाईचारा, 42 भाईचारा थे जी। उसका इंचार्ज ही मैं ही था, प्रदेश का प्रभारी उसमें ही था, मैंने ही बनाए थे। तो अगर मैं सिर्फ मुसलमानों का था, उसमें मुसलमान भी थे, तो ये 42 भाईचारा का इंचार्ज मैं क्यों था? जी। तो अखिलेश यादव से आपकी बात हुई ज्वाइनिंग के पहले, आपकी वही तो तो बड़ी मैं भ्रम विस्तृत दूर मीटिंग भी करना हुई चाहता थी। हूं। वो आपके लिए कोई भूमिका तैयार कर रहे हैं या फिर आपको ट्रॉफी की तरह रखा जाएगा? मेरी कोई शर्त नहीं है। यही सबसे बड़ी शर्त होती है राजनीति में सर। अब भाई आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर मेरे मुंह से अपनी बात उगला रहे हैं। क्या कहूं मैं इस पे? समाजवादी पार्टी के कुछ मुसलमान लीडरों में बड़ी बेचैनियां हैं, कल रात उनको नींद नहीं आई है, आपसे जवाब चाहते हैं कि क्या आप उनका हक मारने आए हैं? अगर क्षमा करें तो एक बात कह दूं, 2 बात। उसका भी जवाब दूंगा। पहले, उनको नींद नहीं आई, आप उनके साथ सोए थे क्या? अरे मुझे टेलीफोन पे बताया। अरे मेरे सभी छोटे बड़े भाई हैं जी। मेरे सभी छोटे भाई, ऐसा कोई नहीं बता सकता कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। ये मेरे सभी छोटे बड़े भाई हैं, ये हो ही नहीं सकता। मैं इस नेचर का आदमी हूं ही नहीं। अगर मैं किसी का दिल नहीं जीत सकता, और जहां भी रहा मैंने दिल जीता है, और आपका भी दिल जीतता हूं, और मैं आपको साफ साफ कह दूं, आप मुस्लिम लीडर की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात कर दूं, और आपको मैं क्या समझता हूं वो मैं कह दूं कि श्रीमद् भागवत गीता में आया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता, और ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, मुझे एक जगह मत बांधिए। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप आजम खां का स्थान लेने के लिए आए जी हैं। भाई, देखिए साहब, एक चीज मैं बता दूं, आजम खां का स्थान कोई नहीं ले सकता। जनाब आजम खां साहब मुझसे 12 से 14 साल बड़े हैं। मेरी क्वालिफिकेशन LLB है, उनकी LLM है। मेरी क्वालिफिकेशन मेरठ से और महमूदाबाद के लॉ कॉलेज से है। उनकी जो है
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं। मुझसे पहले वो एमएलए बने, मुझसे पहले वो मिनिस्टर बने, और मैं कभी राज्यसभा लोकसभा में नहीं गया, वो राज्यसभा लोकसभा में गए। उनकी काबिलियत मुझसे ज़्यादा है। मैं ये तो सोच नहीं सकता हूँ। आजम खान साहब मुझसे हर मामले में सुपीरियर हैं और रहेंगे, और मैं टाइम निकाल करके उनसे मिलने भी जाऊंगा। अपने बड़े भाई से दुआ लेने मैं जेल जाऊंगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, हमारे साथ इतनी बेबाक बातचीत में सम्मिलित होने के लिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मेरी बात बुरी लगी हो, आई एम वेरी सॉरी। आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती, आप दोस्त हैं। सॉरी, आपने भाई कह दिया तो फिर किस बात का बुरा मानना है। आप दोस्त हैं हमारे और हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधे प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। मैडम, आप तो जा रहे थे बीजेपी से लड़ने, यहाँ समाजवादी पार्टी ने आपका बड़ा शिकार कर लिया। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जिस तरीके से प्रिविलेज मोशन आता है, फिर उसके बाद एक आता है सब्सटेंशियल मोशन, और उसके साथ में आप देखिए कितनी तरीके की कंप्लेंट्स है, एफआईआर है, लगभग 32 से ज्यादा एफआईआर है राहुल गांधी जी के ऊपर। तो ये लड़ाई जो है ये ऐसी हुकूमत के खिलाफ है जो तानाशाह होने के साथ साथ पूरी तरीके से हर चीज पर, सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठी है। तो वास्तविकता ये है कि अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वहां हम पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पर हैं, और उस लड़ाई में जिस तरीके से लोग साथ आ रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं, लगभग चुनाव नजदीक है, इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। सिद्दीकी साहब को आपने बेबाक और लाइव सुना, आपने उनको कोई काम नहीं दिया, उनको घर बिठा के रखा, वो चले ना जाते तो और क्या करते? वास्तविकता ये का, अब आप ये बताइए कि मैं तो उन्हीं के अंडर में काम कर रही थी। मैं इससे पहले वो अच्छा। जो है मीडिया के चेयरमैन थे, और चेयरमैन थे तो हम लोग पूरी तरीके से साथ में ही काम कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बस ये क्यों है कह रहे हैं कि मैं चुनाव जॉबलेस था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मुझे घर बिठा के रखा था? झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि उनको किस तरीके का काम करना था। वो सारी चीजें तो आपके चैनल पर उन्होंने खुद तो क्या बता दी। आप तो मैं उस मानती हैं मुद्दे कि में वो नहीं फेल जाना हो गए चाहती, अपनी पर भूमिका का मैं निर्वहन इतना करने में? जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से लोग जाते हैं, लोग आते हैं। उससे पहले भी वो बीएसपी में रहे हैं, सबको पता है। उसके बाद वो लगभग कई सालों तक हमारे साथ रहे कांग्रेस पार्टी में। अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, तो ये उनका स्वेच्छा से क्या डिसीजन है, समाजवादी पर ये पार्टी ने लड़ाई आपका लगातार- शिकार कर लिया? आपके यहाँ पोचिंग हो गई? देखिए, संवाद क्या समाजवादी ये पार्टी पहली ने बार तो आपके हुआ पीठ में नहीं। दिया? अब वो मैं ब्रजेश जी, इस्तेमाल नहीं पहली करूंगा। बार तो हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी से भी लोग आए हैं इससे पहले। आप देखिए किस तरीके से जो रवि वर्मा जी है उन्होंने ज्वाइन किया था, उज्जवल रमण सिंह जी ने ज्वाइन किया था, आज सांसद है कांग्रेस से, और सीपी राय जी जो अभी हमारे जो है क्या कहते हैं कि मीडिया के चेयरमैन है, वो भी समाजवादी पार्टी से है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक एक विचारधारा दूसरे की छत में लड़ाई है, कूदना एक आप लोगों के यहाँ साथ है। कल्चर का हिस्सा होगा, पारिवारिक आप लोग का फैमिली अफेयर है। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज इंडिया गठबंधन साथ है, तो लगातार जो लड़ाई है वो हमारी विचारधारा के साथ चल रही है। और ऐसा नहीं है, हर मुद्दे पर हम पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सत्ताधारी पार्टी जो तानाशाह हो चुकी है उसको घेर रहे हैं। बहुत और शुक्रिया। ये समय जो है, आपको बुरा लगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा गए, या आप उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वास्तविकता ये है कि हम किसी के उज्जवल भविष्य की कामना क्या ही करेंगे, पर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इस देश के उज्जवल भविष्य की कामना जरूर कर सकते हैं। पकड़ी गई, कि इस पकड़ी देश के गई। किसान के उज्जवल भविष्य की कामना अरे जरूर मैडम, कर सकते हैं। सुनिए। उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना जरूर कर सकते हैं जिन्हें दो ऐसा एक क्या पैकेट गुनाह दूध कर में दिया बाल्टी सिद्दीकी भर साहब ने? बनाकर पिला दिया जाता है। ऐसा क्या उस गुनाह कर भ्रष्टाचार दिया? को जरूर आगे कर सकते हैं। इस देश के किसानों को जो जिनका हक मारा जा रहा है, जिस तरीके से मनरेगा प्रियंका को जी। खत्म किया जा रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम प्रियंका जी। उसके उज्जवल भविष्य की कामना जरूर करते हैं। आपकी पार्टी रेड हैंडेड पकड़ी गई। आपकी पार्टी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, और अब आपकी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आपके यहाँ कोई बड़ा विकेट गिराया, या फिर आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि चल क्या रहा है? मैं उससे पहले भी कह चुकी हूँ कि चुनाव का समय है, लोग जा रहे हैं तो लोग आएंगे भी। आप अभी देखते जाइएगा, एक तो शुरुआत ठीक है। और नहीं, मैं तो कांग्रेस कहता हूं पार्टी कि में लगातार इस तरह की चीज, एक एक से गोल होना चाहिए, एक आपका लेगा, एक ले आओ। थैंक यू। देखिए वो तो समय बताएगा कि धन्यवाद। कौन आएगा कौन जाएगा। पर मैंने एसएम कहा कि अशरफ लड़ाई साहब मेरे हमारी साथ किसके इस है? कार्यक्रम में मौजूद है, मेरे साथ स्टूडियो में। अशरफ साहब, स्वागत है आपका। आपने सुना नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, मुझे लगता है अभी कोई असमंजस
उनके दिमाग में है, क्या चल रहा है? नहीं, वो बहुत खुश हैं। उनकी बातों से लगा कि बेपनाह खुश हैं, और 7-8 साल मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह से उन्होंने गुजारे हैं। अब एक ऐसी बंधक टाइप थे। एक ऐसी पार्टी में उनको मौका मिला जहां उनको ये लगता है कि कुछ हो या ना हो, कम से कम जहां जाएंगे 100-200 400 लोग उनके आगे पीछे सलाम करते नजर आएंगे। हैं? जहां जाएंगे 100-200 उनको किसी महफिल में सलाम करते हुए नजर आएंगे। जो कि बीच का एक पीरियड इनका ऐसा सख्त गुजरा है कि कहीं जाते थे किसी फंक्शन, किसी पार्टी में, तो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते थे। वजह क्या थी कि कांग्रेस का नेटवर्क नहायत कमजोर था और मुसलमान बिल्कुल उसकी तरफ रुजू नहीं था। उसका उनको लगता था यार कि मैं इस तरह का नेता था जहां मेरे यहाँ लाइन लगी रहती, जिसको जब चाहता था भगा देता था मैं, जिस तरह से चाहता था बिहेव करता था मैं। ऐसा तो है नहीं। ये 93 से लगातार मिनिस्टर रहे और 2012 तक तो रहे ना। ये 91 का एक चुनाव जीते, एक चुनाव जीतने के बाद उसके बाद लगातार इनको जो है एमएलसी और मिनिस्टर बनाती गई पार्टी। बहुत कुछ इनको दिया, और किस बात के लिए था कि साथ साथ मुसलमानों को भी जोड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों के साथ इनका रवैया, ठीक कुछ भी कहें सिद्दीकी साहब, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा इज्जत भी करता हूं इनकी, लेकिन चूंकि आपने मुझे बुलाया तो बात भी रखूंगा कि शायद यहां से अपने रवैये कौम की बात रखेंगे आप? यही रखूंगा कि अपने रवैये को बदले यहां से। कैसा रवैया मुसलमान था को इनका? टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने जब तक ये पार्टी में थे बसपा के अंदर। हैं? मुसलमानों को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि जाएंगे कहां, हम तो अकेले मंत्री हैं 20 विभाग के, आप जाओगे कहां, सरकार तो हमारी है। आपको रवैया बदलना पड़ेगा, मुसलमानों को अहमियत देनी पड़ेगी, वरना आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी को तो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, हाँ आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। आपको अच्छा, फायदा उनको क्या फायदा इतने बड़े सोशल नेता? नेटवर्क बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने उनको आइसोलेटेड देखा है अरे महफिलों उनके के। इस दौर में उनको सोशल अरे नेटवर्क आपने की नहीं क्या देखा जरूरत? ना, आप इसके पहले किसी सोशल प्लेटफॉर्म में कहीं देखते, किसी महफिल में आप देखते तो आपको एहसास होता। मुझे बुरा लगता था या सिद्दीकी साहब का ये कहते हैं कि आज बेचारे बैठे हैं 10 लोग भी पास में नहीं है। ये कुछ कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं, बेवजह मुझसे बुलवा रहे हैं आप। ना मैं पार्टी का आदमी हूं, ना मैं कुछ, मैं यार सब मुझसे क्यों मैं एक लड़ने आम आए हो आदमी आज? हूं। सिद्दीकी साहब अलग मैं चिल्ला एक रहे आम थे, आदमी आप हूं, अलग। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी से सवाल ना करो इसी बस। बहाने सिद्दीकी साहब को कम से कम ये मैसेज जाए अब आपके चैनल पर, जब आपने मुझे बुला लिया। ठीक देख रहे हैं, उनके सुन रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। डरना मत आप। नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो वो बातें बोल रहा आप हूं जो कौम मुसलमान की हैं। क्या चाहते हैं? आप आए हैं तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, इनका रवैया बिल्कुल बरक्स था। मुसलमान को दुत्कार दिया, दलित कोई नेता आया उठ के खड़े हो गए। क्यों? हमेशा दिमाग में होता था कहीं बहन जी कोई बात फील ना कर लें। मुसलमानों को भगा देते थे। रवैया मतलब भगाना मैं नहीं कह सकता, लेकिन रवैया नहीं ठीक था। आपके पास आदमी जा रहा है, अपनी जरूरत से जा रहा है, आप उसको कम से कम कुछ करिए ना उसके लिए। इतने दिन तक मंत्री थे, आपने किया क्या? जो कुछ किया आपके नेता ने किया। अब रहा सवाल इस बात का पैदा होता है, एक बात और बता दूं, दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अखिलेश यादव जिस टाइप के नेता है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये भरोसा इतनी आसानी से कर पाएंगे। जब आपका नेता आपसे कोई बात करता है तो व्यक्तिगत बातचीत में बहुत सी बातें आती हैं, और उस बात का आपको हमेशा लिहाज करना पड़ता है कि पब्लिक ना होने पाए। सिद्दीकी साहब ने से एक गलती लाइफ में हुई है, जो कुछ भी इनका मैटर रहा हो बहन जी के साथ, पब्लिक नहीं होना चाहिए था। पब्लिक होने के बाद क्रेडिबिलिटी आपकी कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए पार्टी वो का तो शीर्ष, पुरानी बात हो गई। पुरानी नहीं से नहीं होता, व्यक्ति तो नहीं बदलता। पुरानी क्या होगी, मेरे आपके 18-20 साल पुराने संबंध है तो क्या पुरानी बात हो गई? क्या मुसलमान वोटों का बंटवारा न हो इस कारण अखिलेश यादव मुसलमान ने- वोटों को तो बंटवारा होना ही है, ये तो होना ही है। नौजवान जनरेशन अब उसके दिमाग से ये बात हट चुकी है, कोई बदलाव नहीं। अखिलेश जी अभी 6 महीने से नाम लेने लगे मुसलमान, वरना मुसलमान लफ्ज ही भूल गए थे। ये हैं? मुसलमान का नाम ही लेना भूल गए थे। अच्छा, जी हां, तो अब इनके बिहार जबान के से बाद लेने लगे। आप देखिए कितना डबल पॉलिटिक्स है। महबूबुल्लाह नदवी, रामपुर एमपी, जिसको बरेली में आप ड्रॉप कर देते हो खाली इस डर से कहीं आजम खां बुरा ना मान जाए। कल आप ज्वाइनिंग कराते हो सिद्दीकी साहब की, नदवी साहब पेश हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो? कौम इतनी बेवकूफ है, उसको नहीं मालूम क्या आजम खान साहब को किस हद तक तकलीफ थी नदवी साहब से, या आपको ही पता। लेकिन चूंकि फिर वो जेल में चले गए तो आप जिस तरह चारों फिर अपना प्रदर्शन कर रहे हो। क्या उनको उनके विकल्प के तौर पर लाए? विकल्प बन ही नहीं सकते, उन्होंने खुद कह दिया मैं विकल्प नहीं हूं, और यही सच्चाई है। उनका विकल्प कोई नहीं बन सकता। पूरी समाजवादी पार्टी में आजम एक भी खान के नेता बहुत नहीं बड़े हो। फैन लगते हो। मैं फैन नहीं हूं, मैं इतना जानता हूं कि उस आदमी ने अलग अलग तरह के उनके अरे रोल है। आपको पता नहीं है, कौम पेश हो गई है जब से सिद्दीकी साहब ज्वाइन किए हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब को मुबारक हो, ये भी सिद्दीकी साहब भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। सिद्दीकी साहब हाँ ये जरूर कुछ कर सकते हैं कि जिनके हर जिले में 2-4 लोग, खासतौर दलित समाज में उन्होंने काम किया, अगर कुछ उसमें से निकाल के लाए, जहां तक मैं समझता हूं अखिलेश भी यही मान रहे तो कह रहे होंगे, थे झोपड़ी में तो रुके हो थे, सकता हम कुछ पूछे, वहां अल्लाह की बताए। कुछ वहां से निकाल के अगर ले आए तो हो सकता है कि अखिलेश को लगे चलो मेरे लिए कुछ शुक्रिया, किया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। फराज भाई शुक्रिया आपका। ये कैसे आपने प्लान किया कि अपने दोस्त के घर से उसके मजबूत आदमी को आप छीन लाए रातों रात? ये तो ऑपरेशन वेनेजुएला टाइप कर दिया आपने। नहीं ब्रजेश जी, ऑपरेशन वेनेजुएला नहीं, ये ऑपरेशन प्रेम हमने किया है। अरे देखिए जब प्रेम क्या में है ऐसा कि करते हो तो आदरणीय- दुश्मनी कितनी खतरनाक करते होगे।
अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए तो, अब मुझे सुनिएगा ब्रजेश जी। आप देखिए, नसीमुद्दीन साहब को, जैसा कि अशरफ भाई ने उनके लिए कुछ बातें रखी, मैं भी उनको करीब करीब 25 साल से जानता हूं और बहुत करीबी उससे जानता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तब वो हमारी पार्टी में आए। यानी कि हमने इस बात को साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग भी हैं उनको बिखरने ना दिया जाए। वो समाजवादी पार्टी में रहें, नसीमुद्दीन साहब कांग्रेस पार्टी में थे, हम लोग का एजेंडा एक है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जहां तक बात है, तो वो मान्यवर काशीराम साहब के स्कूल के, यूनिवर्सिटी के वो छात्र रहे और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को हम एकजुट नहीं करेंगे और असमानता की भावना को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। नसीमुद्दीन साहब उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। मैं अशरफ भाई की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैंने भी देखा है नसीमुद्दीन साहब जब मिनिस्टर थे, और मेरे जिले बाराबंकी के पास एक जैदपुर कस्बा है, बड़ा कस्बा है, तो मैं ऐसे ही गया था वहां पे। मैंने देखा जैदपुर के कम से कम 200 मुसलमान भाई अपने थे। और यह भी सही है, अशरफ भाई ये बात सही कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो पकड़ है वो दलित समाज में बहुत जबरदस्त पकड़ है। तो ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक, ये खुद ही कंफ्यूज मैं है। कहना नहीं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूं। तो आप बताओ ना, मुसलमानों के साथ कैसे पेश आते थे? मैं जो कहना चाह रहा हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का रवैया मुसलमानों के लिए बेहतरीन था, नंबर 1। नंबर 2, वो खाली मुसलमानों के नेता नहीं, वो पीडीए के नेता। चलो, आज पता चल गया कि आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए बीएसपी सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कार्यक्रमों में जाया करते थे। आज आपने क्लैरिटी दे दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यही तब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे सर, तब हम नौकरी में थे। यही कहा, तब हम नौकरी में थे सर, तब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब हम नौकरी कर रहे थे। 2012 में कहां थे आप? अब देखिए, 2012 में कहां थे? हमारी पोस्टिंग भुवनेश्वर में थी तब। आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। तो जाया कब करते थे नौकरी छोड़कर? देखिए, अरे सर सुनिए तो, अब आप देखिए मुद्दे पे आइए। बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बताऊं। आज की तारीख में करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब जी की यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, उसमें से 90% लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे आ रहे हैं। चाहे वो लालजी वर्मा जी हो, आर.के. चौधरी जी हो, आर.एस. कुशवाहा जी हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पूर्व ओएसडी सुरेश चंद्र गौतम जी हो, के सचान जी हो जो कि राष्ट्रीय महासचिव थे। तो जिन लोगों को ब्रजेश जी ये लगता है कि मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, थैंक यू सर, देश में अगर कोई बढ़ा सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो उनकी अगुवाई में शिको मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। शिको साहब, शुक्रिया आपका। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और दूसरा, किस हसरत में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? तीसरी बात, कौम में क्या संदेश गया है? देखिए, कौम की बात हो रही है। अशरफ साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है कि नसीमुद्दीन साहब जब कुर्सी पे थे, जब पावर में थे, जब मिनिस्टर रहे कई बार, तो मुसलमानों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। कहा जाता था, वही जो आजम खान साहब के बारे में कहा जाता था कि मुस्लिम कोटे में वो मंत्री तो बनते हैं, मुस्लिम कोटे में उनको एक बड़ी हिस्सेदारी तो पार्टी में मिलती है, लेकिन मुस्लिम कौम के साथ में उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता नहीं था। ये नसीमुद्दीन साहब के बारे में भी कहा जाता था, और ये बात सही है कि दलितों के लिए वो ज़्यादा काम करते थे, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते नजर नहीं आए। और उसके बदले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम आपको याद दिलाएंगे। आपको याद होगा कि मुसलमान कौम की तरफ से उलमा ने एक फतवा दिया था कि नसीमुद्दीन साहब को मुसलमान ही नहीं मानिए, क्योंकि वो आबकारी मिनिस्टर हैं। आबकारी मतलब शराब के कारोबार से उनका सीधा रिश्ता है, इसलिए वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि गुनाह कबीरा है, शराब गुनाह है, और शराब के पूरे प्रदेश में जो कारोबार होगा उसके वो हिस्सेदार है। तो यहां तक मुसलमानों के बीच में तो उनका ये डिस्टेंस था। दूसरी बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, अभी अभी आपने नसीमुद्दीन साहब से जो बात की, मुझे याद आ गया आजम खान साहब से भी आपने लंबी बात की थी। 4 शेर उन्होंने भी सुनाए थे और 4 शेर इन्होंने भी सुनाए। शेर ये सुना सकते हैं। हम लोगों ने 30 गीता पढ़ के भी सुना, गीता पढ़ के भी सुनाई। देखिए, हम लोगों ने 30 साल तक नसीमुद्दीन साहब को देखा, मिनिस्टर बने हुए देखा, उनको पार्टी में देखा, बड़े ओहदे पर देखा, फिर कांग्रेस में आ गए, मीडिया पर भारी रहे, लेकिन
वो बोल ही नहीं पा रहे थे। मायावती के साथ रुतबे में तो थे, मिनिस्टर तो थे, मंत्रालय तो थे, उनके पास विभाग तो थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। अब बोलेंगे? अब कितना अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। नसीमुद्दीन साहब का एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है, बोलने वाला नेता, तो शेर भी पढ़ रहे हैं और गीता शेर भी पढ़ पढ़ने रहे हैं। वाला नेता, और बहुत अपने को बचा के बोलने वाला नेता। ये नेता तो अभी पैदा हुआ है। हैं? अरे बसपा में कहां बोल पाते थे, हाँ, कांग्रेस बात ने उनको बोलने नहीं दिया। बहुत खूब। बसपा में वो बोल नहीं पाते थे। नसीमुद्दीन का तो अब जन्म हुआ है। वो कैसे जन्म हुआ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस में। कारण क्या, एंटी इंकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, जातियों का बंटवारा, ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ रहे हैं, अगड़े पिछड़े लड़ रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ के पास ट्रेनिंग नहीं है, तमाम बातें, यूजीसी है, तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस में थे। खासतौर से लोकसभा जीतने के बाद इनकी उनको लगा उपयोगिता, इनकी बस उपयोगिता क्या है? मैं बता रहा हूं, बस उसी पर आ रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। पीडीए को लेकर जब वो कॉन्फिडेंस में थे और उनको यह भी लग रहा था कि है ही कौन, तीसरी कोई ताकत नहीं है, तो तीसरी ताकत उभरती नजर आई। लगने लगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के आधार को बिखराया जाए, मुसलमानों को कहीं ना कहीं बिखराया जाए। इसके लिए ओवैसी एक ताकत बन के आ रहे थे। पिछली बार तो उनके में कुछ नहीं था। महाराष्ट्र जीतने के बाद, बिहार में थोड़ी सफलता हासिल करने के बाद वो जब आ रहे हैं तो लग रहा है कि ओवैसी के साथ अगर मायावती आ गई, अगर नसीमुद्दीन जैसे 4 नेता आ गए, अगर रावण आ गए, अगर इस तरह के कुछ एक झुंड बन गया और तीसरी ताकत तैयार हो गई, तो जो कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव का था वो कमजोर पड़ने लगा। इसलिए वो कहीं नसीमुद्दीन को ढूंढ रहे हैं, कभी वो किसी दूसरे मुस्लिम नेता क्या को। वो भरोसे के लायक हैं? नहीं, भरोसे के लायक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मुसलमानों को, जैसे अशरफ साहब ने कहा था कि मुसलमानों का जो रुख थोड़ा सा बदल रहा है, उसको कहीं ना कहीं फिर से समाजवादी पार्टी से रिश्ता कायम करने के लिए वो इस, क्योंकि नसीमुद्दीन संगठन शिल्पी तो है, वो जनाधार के नेता नहीं है, लेकिन वो कुछ नेताओं को लाभ वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, शुक्रिया आपका। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फाइनली कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके सपा ज्वाइन करने के कारण क्या हैं, और समाजवादी पार्टी को उनसे क्या लाभ है, और समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पलटकर क्या दे पाएगी? देखिए, आज एक सवाल ये अधूरा रह गया। कभी वो मिलेंगे तो पूछेंगे कि 8 साल वो कांग्रेस में रहे, जिस समय उन्होंने बसपा छोड़ी थी, क्या वो उस समय सपा में नहीं जा सकते थे? और अगर वो जाने की इच्छा रखते थे तो क्या उनको समाजवादी पार्टी में किसने जाने से रोका या क्यों मना किया गया? इस बात पर आज तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ब्रजेश जी, नसीमुद्दीन उत्तर प्रदेश की सियासत के एक दिग्गज नेता रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो मिनी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मायावती की सरकार में जाने जाते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप जमीनी नेता भी कह सकते हैं जी। जो लोग ये नहीं जानते वो जान ले कि वो विधानसभा का चुनाव भी 2 बार लड़कर जीते हैं और एमएलसी भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी एमएलसी रही हैं। तो बीएसपी में जब कांसी राम थे, मायावती थी, तो उनके भरोसेमंद लोगों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे। आजम खां से आज उनकी तुलना नहीं हो सकती। आजम खां एक ओरिएटर हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, लाखों की भीड़ को सम्मोहित कर सकते हैं। नसीमुद्दीन वो लाखों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो उसका हिसाब किताब दे सकते हैं। वो भाषण से समा तो नहीं बांधेंगे, लेकिन भीड़ कैसे आए, संगठन कैसे चले, बूथ से लेकर जिले तक के कागज पर उसको कैसे उतारना है, वो एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर पहचान रखते हैं। मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में नसीमुद्दीन के आने से कितना बढ़ेगा वोट, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जो काम दिया जाएगा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वो बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल हो, वो किसी इलाके से अनजान नहीं है और न किसी समाज के जातीय आंकड़े से अनजान है। तो ये उनकी क्षमता है। वो एक बड़े नेता हैं और वो अंतिम समय तक बड़े रहेंगे। इसको कोई न उनसे छीन सकता है और न कोई उनका ले सकता है। ब्रजेश जी,
कांग्रेस के पास एक सुनहरा अवसर था कि वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भरपूर काम लेती, लेकिन वो चूक गई। और अब इमरान मसूद अपने बयानों से मुसलमानों के कितने बड़े नेता बन पाएंगे और कितना कांग्रेस को वोट दिला पाएंगे, अब वही एकमात्र चेहरा वहीं पर है। एक चीज देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जन नेता और संगठनकर्ता, इस दोनों के अंतर को लोगों को समझना होगा। अशरफ साहब ने भी कहा कि उन्होंने मुसलमानों का भला नहीं किया। बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिलाए, राज्य मंत्री का दर्जा पाए। करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, चाहे वो आज समाजवादी पार्टी में है या बीजेपी में है या कांग्रेस में है जी। तो ऐसा नहीं है कि मायावती के खिलाफ जो उन्होंने टेप जारी किया था, अगर शोषण के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, अगर किसी को बेनकाब करना गलत है, तो आप इसे एहसान फरामोश, गद्दार, वसूलों के खिलाफ वाला व्यक्ति साबित कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि लगातार शोषण सहा जाए और बोला ना जाए, विरोध ना किया जाए, बेनकाब ना किया जाए जी। तो ऐसी सियासत में घुट के मरने से अच्छा है कि ऐसी सियासत को छोड़ दिया जाए। ब्रजेश जी, नसीमुद्दीन डिफेंस रखा वीरेन जी सिद्दीकी ने। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। जो काम कांग्रेस में अच्छा। नहीं कर पाए, खुद वो सिद्दीकी यहाँ साहब और भी नहीं कर बेहतर पाते। ढंग से करेंगे। और ये समाजवादी पार्टी ने काउंटर करना पड़ेगा। अरे बहुत मकसूद साहब कह रहे हैं समझदारी कि का इतना काम किया डिफेंस है। तो वो खुद का अपना नहीं कर पाते। इतना जो अच्छा डिफेंस तो वो खुद नहीं कर पाते अपना। मकसूद साहब कह रहे हैं। देखिए, मैंने उनको पिछले 20 सालों से जाना है जी। और वसूलों की सियासत में लोग कहते हैं नेताओं में बची नहीं है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी वचनबद्ध नेता हैं। वचन देके, समय देके पलटने वाले नेता नहीं हैं। अब आप इसको चाहे जो मानिए, जी चाहे वीरेन जी। जो कहिए, कंक्लूड करें प्लीज जी। लेकिन वो एक मुस्लिमों का बड़ा चेहरा है। और आज मकसूद भाई को डिस्टर्ब कर दिया। अब मौका दीजिएगा जवाब देने का। नहीं देंगे, आप देखिए, सबर करो सबकी सर। अपनी अपनी राय है। फराज की दवाई तो वैसे ही बेहोशी में है। देखिए, जिसने जो देखा उसने वो बोला, जो अनुभव किया है। लेकिन आप देखिए ना कि बीएसपी के बहुत सारे नेता जेल गए, बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन नसीमुद्दीन एक भी दिन जेल नहीं गए। मिनी मुख्यमंत्री रहे, 18 विभागों के मिनिस्टर रहे, घोटालों के आरोप लगे, ईडी आई, सीबीआई आई, लेकिन अभी तक नसीमुद्दीन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। फिलहाल जी वीरेन जी लंबी कंक्लूड बात करें। ना जाएगी, आप सुनिए। ईमानदार आदमी। और शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सुन रहे हो, अरे वो तो सुन ही ये रहे हैं। जरूर आज के मौके पर मैं कहूंगा कि चमक रहा हूं जो सूरज की तरह, तो सब हैरान क्यों हैं, और मेरी कामयाबी से सब इतना परेशान क्यों हैं। और हर रात टकराया हूं मैं एक नई मुसीबत से, नई सुबह के लिए सबको हुनर दिखा मेरा, लेकिन किसी ने न पूछा कि ये मेरे ऊपर जख्मों के निशान क्यों हैं। वाह वीरेन जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ सिद्दीकी साहब को चाहिए कि वीरेन जी का हाथ चूम ले। आप क्या कहते हो भाई नहीं, अशरफ साहब? मुझे लगता है कि मैं जवाब तो बहुत सख्त दे सकता हूं, लेकिन फिर मुझे लगेगा कि सिद्दीकी साहब के साथ शायद मैं ज्यादती कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई उनका 1 to 1 नहीं क्या है। पलट गए मैं आप एक तो? आम आदमी नहीं, मैं बात तो नहीं पलटा हूं, अभी बोल रहा हूं, उनका जवाब दूंगा, लेकिन जबान मेरी थोड़ा बेहतर होगी। जबान क्यों तो बेहतर होगी? आप पलट क्यों गए इसलिए इसका होगी कि अब ठीक है, उनका कितना अभी लिहाज तक करना। आप कह रहे थे कौम के लिए अभी भी कुछ बोलूंगा, किया अभी नहीं। सुन तो लीजिए सर। ये कह रहे हैं कि बहुत लोगों का साथ दिया, पश्चिम के प्रभारी थे, सारा टिकट सिद्दीकी साहब ने दिया। टिकट बसपा में कैसे मिलता है सबको मालूम, कि किस बात का उनका फड्डा हुआ बहन जी से। हिसाबी किताब का फड्डा है वो। किताब कहाँ है, कौन सी किताब थी वो? अब किताब का दबाव बना दिया बहन जी ने, तो बोला बेच के दो, चाहे जहां से दो प्रॉपर्टी अपनी। क्या मामला है, बहुत सिद्दीकी साहब जाने, बहन जी जाने, लेकिन मुद्दा यहां से है। तो ये मत बताइए कि नेतागिरी में उन्होंने इनको ये दे दिया, उनको वो दे दिया। जिसको दिया बसपा का एक तरीकेकार है, वैसे टिकट मिलता है, दिमाग में रख लीजिए आप बीरेंद्र भाई। और रहा सवाल कि इनको उनको किसी को ऑब्लाइज कर दिया होगा, राज्य मंत्री बहुत घूम रहे थे तो कर दिया होगा, उन पार्टी में उनके पीछे लोग रहे होंगे। आम मुसलमानों की बात करता हूं मैं, और वो भी मैंने भी सब देखे हुए हैं।
लेकिन उनका आप लिहाज इतना अपसेट क्यों है अगर नसीमुद्दीन मैं अपसेट सिद्दीकी- नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं लग रहा है आपके तो चेहरे आप से अपना आप पक्ष upset क्यों हैं। रख रहे हैं भाई? आप ये मुझे बताइए। आप जनरल मेरी बात सुनिए, मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूं, मैं कोई पार्टी का हूं क्या? मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पार्टी में आए, कम से कम यहां से आप जोड़िए लोगों को। अगर मकसद खत्म हो गया, 17-20 साल निकाल दिया आपने बसपा पर वो में। गरीबों के बीच जाते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। अरे साहब इतना इतना ना बताइए। आप लोग फिर किताब लिख दीजिए ना, एक ब्रजेश मिश्रा अरे के नाम वही से आ कह रहे थे जाए, मैं- एक किताब आ जाए ब्रजेश मिश्रा के नाम से, सिद्दीकी साहब के नाम, तो मैं समझ लूंगा, पढ़ लूंगा, मैं मान लूंगा जो आप कह रहे हैं। वो ऑलरेडी गुस्सा उसमें आप थे, एक नोट लिख चिल्ला दिए, रहे एक हैं लिख दे मेरे ऊपर। वीरेंद्र सिंह। भाई वो झोपड़ी में रुकते हैं। मेरा सब मुझे पता है सर, इतना ना बताइए, मैं भी जानता हूं उनको। जितना कहूं उतना ही सुनिए, मेरी भी कुछ सुन लीजिए, उसके बाद अपना आप लोग उनका डिफेंड करते रहिएगा। मेरा सिर्फ कहना है कि आज मौका उनके पास दोबारा आया है, पुनर्जन्म समाजवादी पार्टी के अंदर। अगर आप गए हैं, सीनियर नेता हैं, तो मुसलमानों के साथ अपना रवैया पिछला मत रखिए। कभी नहीं रखा ऐसा रवैया जिसने मुसलमान को लगे कि हाँ बोले नजदीक फील किया। बहुत शुक्रिया किसी आपका। को नहीं आगे बढ़ाया उन्होंने। धन्यवाद ये प्रियंका उनको यहां से सोचना प्रियंका पड़ेगा। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को जो ये समाजवादी पार्टी ने झटका दिया है, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? वास्तविकता यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फॉर्म 7 का मिसयूज करते हुए एक विशेष धर्म के लोगों का नाम काटा जा रहा है, और उसके साथ में आपकी सिर्फ कांग्रेस यही नहीं, पार्टी की बल्कि सपा ने पिछड़े, पिटाई भी की और दलित, रोने भी सबके। नहीं दे रही। अब अरे मैडम नहीं, फॉर्म कांग्रेस 7 पे पार्टी बोल की रही। चिंता तो सुन लीजिए। अब आप कांग्रेस पार्टी की चिंता ही नहीं सुनना चाह रहे। कांग्रेस पार्टी की चिंता ये है, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि भैया ये जो फॉर्म 7 लगातार धड़ाधड़ फर्जी भरे जा रहे हैं, इनका डेटा सार्वजनिक करिए और बताइए कि क्यों नाम काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं। पहले तो एसआईआर कर ली इन्होंने, एसआईआर करने के बाद कांग्रेस का इनको पता संगठन नहीं बन कहां गया से मैडम? इसमें इतने लोग मिल गए। मैडम जी? कांग्रेस का संगठन बन गया? कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से लगातार हम काम कर रहे हैं। कहाँ? कल देखिएगा विधानसभा का अध्यक्ष घेराव छोड़ होने वाला पूरी है, पार्टी और वो डिफंक्ट घेराव- पड़ी हुई है, आपको पता है? सुनिए, शायद नहीं मालूम है आपको। अरे भाई, सुन नहीं अध्यक्ष रहे आप। छोड़कर पूरी सुनिए तो, पार्टी सस्पेंड है, निलंबित है। सुनिए ब्रजेश जी, कल विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। किस तरीके से इन्होंने मनरेगा को खत्म किया है, यूपीसीसी के उसको गेट पर लेकर प्रदर्शन इनको करने वाली जवाबदेही करनी पार्टी पड़ेगी। विधानसभा के गेट तक पहुंच पाएगी? अरे भाई, विधानसभा के गेट भी पहुंचेगी और इनको संसद में भी घेरा है। हमने तो संसद में इनको ऐसा घेरा कि संसद में आज एंट्री नहीं ले पा रहे हैं प्रधानमंत्री अभी जी। ये हालत कर दी। वहाँ अभी हमारी तो जो महिला समाजवादी सांसदों से पार्टी डरे ने हुए हैं। पटकनी दी है, फिलहाल क्या बात कर रहे हैं आप? उसके दर्द को महसूस क्या बात कीजिए कर आप। रहे हो? अरे दर्द को महसूस तो हम जनता थैंक के यू। दर्द को महसूस कर रहे हैं। फराज आप किदवई समझिए उस बात मेरे को। दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज काफ़ी उलझन में हैं, बेचैन हैं और काफ़ी क्षुब्ध भी बैठे हुए हैं। किदवई साहब, आज आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने कांग्रेस के एक सीनियर नेता को तोड़कर क्या साबित किया आपने? शुद्ध क्यों होंगे हम शुद्ध क्यों होंगे ब्रजेश जी? ये तो अजीब साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई, इतनी खुशी की बात है कि मान्यवर काशीराम साहब की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए एक छात्र आज हमारे साथ हैं, और आप लोगों ने अभी शेर व शायरी का समा बांधा, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को मैं भी एक शेर सुना दूं, अगर वो सुन रहे होंगे। नहीं, जरूर सुन रहे होंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे सर, आप सुनाओ सर। अरे वो हमारे नंबर ऐसे ही बढ़े हुए हैं, आपके पास भी, उनके पास भी, अशरफ साहब के पास भी, सब जगह, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे नंबर आदरणीय अखिलेश यादव जी के यहाँ बढ़ जाए, बस वही। सर, इस समय बेचैनी आपकी है कि आप सिद्दीकी साहब के खेमे में अपना नंबर बढ़ाने के लिए उतावले हो रहे हैं, इसीलिए आप शेर सुनाना चाहते हैं। आप सुनाएं। मेरा खेमा सिर्फ एक, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव, और अभी कौन और उसके अलावा कसीदे कोई पढ़ रहा खेमा था नहीं मैं? है। सुनिए, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को बस मैं एक शेर सुनाऊंगा जी। कि मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाद की हर सह में साहिल नजर आता है। मैं वो सारे एलिगेशंस नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर जो लगे उनको खारिज करता हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के हर जिले में लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, अगले भी हैं, पिछड़े भी हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, और जितना मैं उनको जानता हूं, उन्होंने मुसलमानों को कभी भी इग्नोर नहीं किया, और हर जिले में उनके मुस्लिम समाज से भी साथी हैं, और उन्होंने बढ़ चढ़ करके एक आम मुसलमान की भी मदद की है। ये मैं खुद इस बात का गवाह हूं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आज आए हैं हमारी पार्टी में, उनका स्वागत है। हमारे पीडीए की लड़ाई और मजबूत हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो नावेद शिकोह साहब, आप मुझे बताइए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी को क्या दे पाएंगे? मुसलमान तो पहले से है वहां पे, एक मुस्लिम चेहरा है, और सबसे बड़ी बात है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी
चुनाव से पहले किसी तीसरे मोर्चे में नहीं चले जाएं, और अगर चले जाते तो थोड़ा सा नुकसान करते। नसीमुद्दीन जैसे 20 नेता अगर तीसरी ताकत बन जाते चुनाव से पहले तो अखिलेश यादव जी का नुकसान होता। उस नुकसान को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी की यह रणनीति है कि हम तीसरी ताकत को इकट्ठा, वो रावण को भी कहीं ना कहीं, चंद्रशेखर को भी ऑफर करेंगे, वो कहीं ना कहीं ओवैसी से भी बहुत खराब रिश्ते नहीं रखेंगे। उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बिखराने के लिए कोई ताकत बन जाए। एक बात मैं जल्दी से कहना चाहूंगा जो वीरेंद्र जी ने कही थी कि वो वसूलों के पक्के हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और उन्होंने कहा कि मैं वसूलों का पक्का है, मैं वसूली ना करके पार्टी छोड़ दूंगा, बसपा छोड़ दूंगा। यानी वसूलों के पक्के थे इसलिए उन्होंने कहा वसूली नहीं करेंगे। मायावती जी से यही तो कहा और पार्टी छोड़ दी। फिर कांग्रेस आए, कांग्रेस में कहा हमें जमीन पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब अखिलेश यादव जी ने अगर उनको उतना सम्मान नहीं दिया तो अब वो कहीं फिर से नहीं चले जाएं विधानसभा चुनाव से पहले। इस बात की चिंता करना चाहिए फराज जी को। दूसरी बात, प्रियंका जी को, मुसलमानों में क्या संदेश गया? मुसलमानों में संदेश ये जरूर गया है कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था, जो अभी अशरफ साहब ने कहा कि एक समय ऐसा गुजरा 2-3 साल जब मुसलमानों के बीच में एक मैसेज गया कि अखिलेश यादव जी अपने कहीं ना कहीं उस कौम को इग्नोर कर रहे हैं, उनका नाम लेने से थोड़ा डर रहे हैं कि ध्रुवीकरण ना हो जाए, दलित पिछड़ा मेरे साथ ना आने से रुक जाए। तो फिर धीरे धीरे अब वो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कुछ मुसलमानों को अहमियत देना चाह रहे हैं। प्रियंका गुप्ता की पार्टी बेहोश है या फिर कंबल ओढ़कर सो रही है, या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी आए और कोई भी जाए? देखिए, प्रियंका गांधी जी की पार्टी को एक बड़ी, गुप्ता जी की पार्टी को ये बड़ी निराशा इसलिए हाथ लगी है क्योंकि लंबे समय से हम लोग गुप्ता जी से सुन रहे हैं, तमाम प्रवक्ताओं से कांग्रेस के सुन रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, बड़ी तैयारी हो रही है। अरे जो है उनको नहीं संभाल पा रहे हो। इतना पुराना उत्तर प्रदेश का नेता कह रहा है कि मुझे नजर मुझे काम नहीं दिया। अरे जो मेरे घर में, हमारे घर में एक सोफा है वो गंदा है तो नया सोफा कैसे लाएंगे? सवाल इस बात का है कि जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो नया शिल्प कैसे पैदा करेंगे? दूसरी बात, अखिलेश यादव ने या फिर आपस में मत एक बात कह दे गुप्ता जी, एक बात बस मैं कह दे सबसे। चलिए प्रियंका जी, चुके हैं और पूरी तरीके से पूरे देश में टक्कर ले रहे हैं। आपने जॉबलेस कर दिया है बड़े से बड़े नेताओं को, संसद से प्रधानमंत्री जी गायब हो गए, बड़े से बड़े नेता को कांग्रेस के भीतर लाकर जॉबलेस कर देते हैं। आपके सांसद लगातार अपमान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, कह रहे हैं कि बसपा के साथ गठबंधन करो। अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया, इससे बड़ा जवाब क्या होगा? अरे आपके सांसद इमरान मसूद बार बार कह रहे हैं बेकार है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने इतना अच्छा जवाब दे दिया, कम से कम उसको रोक लीजिए। इमरान मसूद क्या ये राजनीतिक तमाचा है? भाई जाहिर सी बात है, इमरान मसूद का मुंह नहीं बंद कर पा रहा है इनका हाईकमान। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उन्हीं का बहुत अच्छा तमाचा पड़ गया उत्तर प्रदेश में। और क्या होगा? क्या तमाचा पड़ा? तमाचा पड़ा कि उनके नेता को आयात कर दिया। इसको कहेंगे आयात। ये जो गठबंधन दल नहीं है, इसको गठबंधन दल नहीं कहेंगे, ये आयात करना हुआ, आपस में मित्रों से एक दूसरे आयात करना। अभी तो शुरुआत है। ये फराज की दुआई का चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो गया है? इनमें घबराहट का भाव क्यों दिख रहा है? आज इनकी नेचुरल आवाज नहीं निकल रही। नहीं, ये तो खैर खुश है, ये इन्होंने कांग्रेस को अच्छा धक्का दिया है। कांग्रेस बहुत इतरा रही थी, लगातार बदला ले लिया। हाँ भाई, जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और जो हमारे साथ जुड़े थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि मेरठ में एक ISI की जासूस को 34 साल के बाद किस तरह से गिरफ्तार किया गया। बेहद सनसनीखेज खबर, एक छोटे से ब्रेक के बाद।